हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस इन वन शॉट। सबसे पहले एक सवाल आता है, आखिर ये सोशल जस्टिस होती क्या है। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय, जस्टिस। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा हमारी डेली लाइफ में भी कि उसको जस्टिस नहीं मिली, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। आखिर ये जस्टिस होती क्या है। जस्टिस भी भाई बहुत तरीके की होती है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। अब अलग अलग फिलोसोफर्स का क्या मानना है जस्टिस को लेके, ठीक है, जॉन रॉल्स की थ्योरी फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीजें हम आपके इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि जस्टिस होती क्या है। तो देखो, सभी कल्चर्स और ट्रेडिशंस ने जस्टिस के कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी एंशियंट इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जस्टिस को, न्याय को धर्म के साथ एसोसिएट करके देखा जाता था, ठीक है। यानी कि जो राजा थे उनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी, सोसाइटी में न्याय करना, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। समाज में धर्म मेंटेन करना ही किंग की एक प्राइमरी ड्यूटी होती थी। धर्म का क्या मतलब है, न्याय। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में एक पर्सन थे कन्फ्यूशियस, वो एक फेमस फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि किंग को जस्टिस मेंटेन करनी चाहिए सोसाइटी में, बट कैसे। जो गलत काम करते हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, उनको पनिश करके, और जो वर्चुअस लोग हैं उनको रिवॉर्ड करके। ऐसे किंग को सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करनी चाहिए। जस्टिस को लेके अलग अलग लोगों के क्या क्या ओपिनियंस थे। फॉर एग्जांपल सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इमैनुअल कैंट, जॉन रॉल्स, तो वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सोक्रेट के ओपिनियन के बारे में देखेंगे। तो ये पर्सन आपको विजिबल होंगे, ही वॉज सोक्रेट्स, ठीक है। सोक्रेट्स ने क्या बोला कि हमें सबसे पहले जस्टिस का मतलब समझना पड़ेगा। अगर हमें जस्टिस का मतलब पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि सोसाइटी में जस्टिस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जस्टिस का मतलब पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि सोसाइटी में जस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोक्रेट्स का क्या मतलब था कि जस्टिस में हमें सिर्फ अपने फ्रेंड्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए और दुश्मनों को हम हार्म कर रहे हैं, ये जस्टिस नहीं होती। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जस्टिस नहीं बता सकते कुछ भी कि ये जस्टिस है। हमने जो गलत करा था उसको हम हार्म कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, ये जस्टिस नहीं होती। ये हमारे खुद के इंटरेस्ट होते हैं। जस्टिस में आता है सभी लोगों का वेलफेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर क्या चाहता है कि उसके पेशेंट्स ठीक हो जाए, उनके बारे में उसका मेन कंसर्न होता है, ठीक है। वैसे ही एक रूलर का, एक राजा का क्या कर्तव्य होता था पहले के ज़माने में, अपनी प्रजा की देखभाल, कि भाई सबके साथ न्याय हो रहा है, सभी अच्छे से रह पा रहे हैं। वैसे ही आज के टाइम पे गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए, सभी की वेलबींग, ठीक है। दिस शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ आवर गवर्नमेंट, ठीक है। और ऐसे ही हमारी सोसाइटी में जस्टिस आ पाएगी, हमारी सोसाइटी जस्ट बन पाएगी। सोक्रेट्स ने ये भी बोला कि अगर हम सभी बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं, सभी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, तो पूरी ही सोसाइटी अनजस्ट हो जाएगी, ठीक है। हम अपने हिसाब से रूल्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो हम सभी इनसिक्योर हो जाएंगे, कोई भी सिक्योर नहीं रहेगा, हम एक दूसरे को हार्म करने लग जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म जस्टिस के लिए मैं कहूँ तो हमें लॉज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सभी को इंटरेस्ट चाहिए, मतलब हम सभी को फ़ायदा चाहिए जस्टिस का, तो हमें लॉज को ओबे करना चाहिए। इसी से हमारी सोसाइटी जस्ट बन पाएगी, हम सभी को जस्टिस मिल पाएगी, ठीक है। तो ये था सोक्रेट्स का ओपिनियन। अब समझते हैं प्लेटो का कंसेप्ट, ठीक है। तो प्लेटो जो थे वो 4th सेंचुरी BC में एथेंस में उनका जन्म हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ही वॉज प्लेटो ने डिस्कस करे हैं जस्टिस के रिगार्डिंग इश्यूज अपनी बुक द रिपब्लिक में। तो यहाँ से MCQ बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, प्लेटो के कंसेप्ट में उन्होंने सोसाइटी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में 3 तरीके के लोग रहते हैं। पहला, जो कि वर्किंग होते हैं, यानी कि जो काम करते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंट लोग। और तीसरा, करेजियस लोग, ठीक है। इन्हें अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं इन लोगों को, ठीक है। इंटेलिजेंट पीपल फिलोसोफर्स बनते हैं, करेजियस लोग सोल्जर्स बनते हैं, और वर्किंग क्लास फार्मर्स होती है, ठीक है। तो वो उनका मानना था।
और इस सोसाइटी में क्या होता है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा प्लेटो का मानना था, सोच थी प्लेटो की, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और उनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। देखो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि इक्वल्स को तो इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और एक पर्सन को जस्टिस हमें उसकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से ही देनी चाहिए, ठीक है। नाउ इमैनुअल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इमैनुअल क्या मानते थे? देखो इमैनुअल कैंट एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है। वो क्या मानते थे कि हम सभी ह्यूमन बींग्स एक डिग्निटी पोजेस करते हैं, हम सभी की कुछ ना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ऐसा वो मानते थे, हम सभी को कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इससे क्या होगा, हम सभी अपने टैलेंट्स डेवलप कर पाएंगे, हम अपने गोल्स जो हैं वो परस्यू कर पाएंगे। क्या होगा, हम सभी के पास डिग्निटी होती है, ठीक है, हम सभी को वो डिग्निटी मिलनी चाहिए। उस डिग्निटी से क्या होगा, हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट्स को डेवलप करने की और अपने गोल्स को परस्यू करने की। वो ये भी कहते हैं जस्टिस रिक्वायर्ड दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स। वो क्या कहते हैं, इमैनुअल कैंट कहते हैं कि जस्टिस उनके हिसाब से क्या होती है कि सभी लोगों को हम इक्वल कंसिडर्स कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं हम उन सभी को बराबर मान रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट। नाउ टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस कितने तरीके की होती है? तो बेसिकली जस्टिस आपकी बुक में 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस गिवन है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो इन तीनों को 1 by 1 हम समझते हैं। तो सबसे पहले सोशल जस्टिस। आखिर ये सोशल जस्टिस क्या होती है? सोशल जस्टिस में क्या होता है कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम सभी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सभी इक्वल है। सो व्हाई डू वी डिस्क्रिमिनेट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एंड कलर? सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? वो राइट्स जो एक पर्सन एंजॉय करता है बाय कंज्यूमिंग हिज लाइवलीहुड। यानी कि लाइवलीहुड क्या होता है? बेसिकली खाना वगैरह, लाइवलीहुड के लिए हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बट वो हम कैसे कमाते हैं? काम करके, ठीक है। तो जो काम है ना, काम के लिए, काम जब हम करते हैं तो जो हमें राइट्स मिलते हैं ना, वो इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। हम सभी को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर वो बराबर काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स को कम तनख्वाह मिलती है एज कंपैरिजन टू मेल्स? सो ये नहीं होना चाहिए। ये इकोनॉमिक जस्टिस का एक कंसेप्ट है, ठीक है। राइट टू वर्क। हम सभी को काम करने का अधिकार होता है। विमेंस को भी अधिकार दो, वो भी घर से बाहर निकल के काम कर सकती हैं। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ठीक है। अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ भाई, ठीक है। एंड पोवर्टी एलिमिनेट करो सोसाइटी से। सो दीज आर इकोनॉमिक जस्टिस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आई होप इकोनॉमिक जस्टिस भी आपको समझ में आया होगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस वो जस्टिस है जो एक इंडिविजुअल को दी जाती है व्हेन ही और शी लिव एज अ सिटीजन। जब सिटीजन के तौर पे हमें कुछ राइट्स वगैरह, हक वगैरह मिलते हैं, तो वो पॉलिटिकल जस्टिस के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट्स टू वोट, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइज, हम सभी को अधिकार होता है, अगर हम 18 साल से ऊपर हैं हम सब वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सभी का अधिकार है। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत कर रही है तो, ठीक है। तो ये हम सभी का अधिकार है। बट ये जो अधिकार है ना, ये कैसा होता है? इसमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट आ सकते हैं, वायलेंस नहीं कर सकते, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ चला जाएगा। और गवर्नमेंट कुछ बड़ा स्टेप ले रही है तो हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ये हो रहा है तो इससे बहुत बड़ी संख्या के ऊपर, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा। तो ये आपने दूसरे चैप्टर्स में भी समझा होगा कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट दैट शुड बी नॉन वायलेंट और बाउंड्रीज में होना चाहिए, लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। सो ये था पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ जस्टिस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली जस्टिस जो है वो 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है।
equal treatment for equal, proportionate justice and recognition of special needs. तो these are the principles of justice. तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल. ये जो कंसेप्ट था ये इंट्रोड्यूस करा था जर्मी बैंथम ने. ये जो प्रिंसिपल है ना, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल कंसिडरेशन, इसमें क्या होता है कि सभी इंडिविजुअल्स एक सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है शेयर करते हैं. क्या? हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो इस वजह से हम सभी इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं. तो ये है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल का कंसेप्ट. भाई हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सेम ही तो हैं, तो क्यों हम सभी को अलग से ट्रीट किया जाता है. सो द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, राइट्स, फ्रीडम, ये सब कुछ इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए सभी मेंबर्स के बीच में. ठीक है, सभी को ये अधिकार मिलने चाहिए, हम सभी को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, हमारे देश के फ्रीडम मिलनी चाहिए. ठीक है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, किसी भी आधार पर. इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को ही डेमोक्रेटिक जस्टिस या फिर न्यूमेरिकल जस्टिस भी कहते हैं. अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, दैट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस. दिस प्रिंसिपल कन्वेज दैट इक्वली शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. यानी कि जो लोग इक्वल हैं उनको बराबरी से ट्रीट करो और जो लोग अनइक्वल हैं उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो. ठीक है, हर एक पर्सन को जस्टिस मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, इस प्रिंसिपल के अंडर. It would be fair and just to reward different kind of work differently if we take into account factors such as effort. देखो, ये फेयर होगा या फिर ये जस्ट होगा अगर हम अलग अलग तरीके के वर्क को अलग से डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. भाई अलग अलग काम में अलग अलग एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, अलग अलग डेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इसी के आधार पर हमें अलग अलग वर्क्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए. ठीक है, जस्टिस के लिए, सोसाइटी में जस्टिस बनाने के लिए इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स भी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रोपोर्शनेट जस्टिस भी ज़रूरी है. इन दोनों से ही एक बैलेंस्ड और जस्ट सोसाइटी बन पाएगी. नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लोगों को, SC ST कास्ट वाले लोगों को रिजर्वेशन दे रखी है गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है, तो यही है हमारा थर्ड प्रिंसिपल. क्या है इसमें कि सोसाइटी शुड टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल. यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, उन्होंने बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है, तो उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, तो गवर्नमेंट को वो कंसिडर करनी चाहिए, वो नीड्स देखनी चाहिए और उन्हें हेल्प करना चाहिए. इसी से हमारी सोसाइटी के अंदर प्रमोट होगा सोशल जस्टिस. सो अब आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल वाले प्रिंसिपल से तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, अलग हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों? देखो, उस वाले प्रिंसिपल में भी कुछ अमाउंट तक अनइक्वल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करा जाता है. ठीक है भाई, कुछ लोग अलग हैं तो उनको हम अलग से ट्रीट कर सकते हैं, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि दोनों का ही मोटिव जस्टिस प्रोवाइड करना ही तो है ना. देखो, जो लोग हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, तो उनको हमें अनइक्वल कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, और उन्हें कुछ स्पेशल हेल्प देनी पड़ेगी. इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने रिजर्वेशन दे रखी है गवर्नमेंट जॉब्स में, क्वोटास दे रखे हैं एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो लोग शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करते हैं. तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो सोशल जस्टिस है वो गुड्स और सर्विसेज के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कंसर्न्ड होती है, वेदर इट इज़ बिटवीन नेशंस, चाहे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो, चाहे इंडिविजुअल्स के बीच में हो. ठीक है, सो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल जस्टिस के लिए. अगर कोई सीरियस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती है या सोशल इनइक्वालिटीज़ होती है हमारे सोसाइटी में, तो हमें जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ताकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सके सिटीजन्स को. इसी वजह से हमारी सोसाइटी में सिर्फ लोगों को इक्वली ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा. लॉज और पॉलिसीज़ के हिसाब से हमने उन्हें इक्वली ट्रीट कर लिया, उसके लिए हमें कुछ बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उन्हें देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बेसिक लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है.
सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले जॉन रॉल्स कौन थे, तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, दिस पर्सन इज जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स एक अमेरिकन फिलोसोफर थे जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, जॉन रॉल्स आर्ग्यू दैट वन वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल इज इफ वी इमेजिन आवरसेल्व्स टू बी इन अ सिचुएशन। अब देखो क्या है इसका मतलब, जॉन रॉल्स ने क्या बोला कि एक तरीका है, हम एक फेयर और एक बिल्कुल जस्ट डिसीजन पे आ सकते हैं। कैसे? इमेजिन करना है हमें, क्या इमेजिन करना है, एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जिसमें तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन सी पोजीशन मिलेगी, कौन सा स्टेटस मिलेगा। तुम इमेजिन करके देखो कि भाई एक हमें एक सोसाइटी डिज़ाइन करनी है, उसमें तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी जगह मिलेगी, तो आप क्या करोगे, हर एक प्लेस को, हर एक पोजीशन को बहुत अच्छा बनाओगे, अपने हिसाब से जस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि हो सकता है आपको सबसे नीचे वाली पोजीशन भी मिले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जॉन रॉल्स ने कौन सी बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये हमने कवर कर लिया है, आगे देखते हैं अब हम। सो रॉल्स ने क्या बोला, वॉट ऑप्शंस वुड बी अवेलेबल टू अस इन फ्यूचर सोसाइटी, ये हमें नहीं पता होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो कि सभी लोगों के लिए फेयर होगी। इस चीज़ को, इस थिंकिंग को उन्होंने क्या बोला है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जो होगी ना, वो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोरेंट वाली सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि इस वाली सिचुएशन में हम बहुत अच्छे से अपनी सोसाइटी को डिज़ाइन करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए बेटर लॉज, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ बनाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन से सेक्शन में, कौन से स्टेटस में हम अपनी सोसाइटी में रहेंगे। ठीक है, तो यही है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और साथ ही साथ व्हाट इज व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। अब जॉन रॉल्स और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस हम इमेजिन करेंगे, ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस को ही इमेजिनेशन बोला गया है, तो ये फर्स्ट स्टेप है एक ऐसे सिस्टम में अराइव करने का जहाँ पर फेयर लॉज और पॉलिसीज़ होंगे। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे लॉज और पॉलिसी बिल्कुल फेयर होंगे, बिल्कुल जस्ट होंगे, तो उसके लिए ये पहला कदम माना गया है जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंगली। इस सिचुएशन में क्या होगा, हम बिल्कुल वर्स्ट ऑफ पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे हर एक चीज़ को, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है हमें सोसाइटी के अंदर बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन झेलनी पड़े। इस हिसाब से हम सोसाइटी को बहुत बेटर तरीके से प्लान करेंगे, बहुत अच्छे लॉज और पॉलिसीज़ फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यही था जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो ये आप पढ़ सकते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्लाइड, सो रीड ज़रूर कर लेना। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं इग्नाइटेड फ्यूचर, तो वहाँ पर आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। ठीक है, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट। Now pursuing social justice. देखो, if in society and persistent division exists between those who enjoy greater wealth and property and the power which goes with such ownership and those who are excluded and deprived, क्या मतलब है, हमारी सोसाइटी में क्या हम सभी वेल्दी हैं, क्या हम सभी के पास बराबर पावर है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा पावर है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, वी कैन से दैट सोशल जस्टिस इज लैकिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस लैक कर रही है। अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशंस टू एनेबल देम टू लिव हेल्दी एंड सिक्योर लाइफ। यानी कि एक जस्ट सोसाइटी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने मेंबर्स को कुछ बेसिक मिनिमम कंडीशंस प्रोवाइड करे, जिससे वो एक हेल्दी और सिक्योर लाइफ जी सके और अपने गोल्स को परस्यू कर सके, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके। ठीक है, जब भी वो सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी बन पाएगी, और सोसाइटी के अंदर हम कह सकेंगे कि हाँ, सोसाइटी में सोशल जस्टिस प्रिवेल करती है। अब देखो, लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। लेकिन प्रोवाइडिंग सच बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है गवर्नमेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर पीपल को अपने अंदर समाये हुए है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे गरीब लोग हैं। कैसे हम ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाएंगे? गवर्नमेंट के हाथों में इतना बर्डन हो जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा बहुत करना पॉसिबल है, बट इतने बड़े लार्ज स्केल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल।
नाउ फ्री मार्केट, देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स मतलब हम सभी लोग जो हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, हम प्राइजेस तय कर सकते हैं कमोडिटी का, हम वेजेस तय कर सकते हैं। बेसिकली इस सिस्टम में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं कंपीट करने के लिए, यहाँ पे कंपैक्ट नहीं आएगा, कंपीट आएगा, कंपीट करने के लिए फ्री होते हैं। इस सिस्टम के अंदर मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट गेन करना इज द मेन मोटिव। इस मार्केट के अंदर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग, और ये मार्केट बेस्ड होती है कंपटीशन पे, ठीक है। सो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर हम सभी इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं, कंपटीशन होता है, और जो भी चीज़ें होंगी वो प्रॉफिट के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें प्राइवेट फर्म्स की, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। जो गुड सबसे अच्छा होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर। सो इसी को फ्री मार्केट कहते हैं। द पर्सन विद मेरिट एंड टैलेंट कैन एग्जिस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, वही बात है, जिस पर्सन के अंदर मेरिट है, टैलेंट है, वही कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट कर पाएगा और दूसरे जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। द रोल ऑफ द स्टेट वुड ओनली बी टू मेंटेन फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या काम होगा, सिर्फ लॉज और रेगुलेशन मेंटेन करना। तो हम कह सकते हैं, आपने 3 तरीके की इकोनॉमी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, कैपिटलिस्ट, देन मिक्स्ड एंड देन सोशलिस्ट, ठीक है। मैं इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से रैंक कर रही हूँ। तो ये 3 इकोनॉमीज होती हैं बेसिकली। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, दैट इज फ्री मार्केट, उसके अंदर फ्री इंडिविजुअल्स का रोल होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉज और रेगुलेशन मेंटेन करना है, गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ ये इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं आ रहे। अब फ्री मार्केट के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू एन इक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इक्वल कंसिडरेशन मिलता है सभी को, सभी पार्ट ले सकते हैं। पीपल कैन हैव देयर चॉइसेस, लोगों को चॉइसेस मिलती हैं। जब बहुत सारे लोग compete करेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी मार्केट के अंदर, तो लोगों को चॉइसेस मिल जाती हैं, मार्केट से एक बेटर सर्विस मिलती है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? कंज्यूमर का फायदा होता है इस चीज में। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू कैन स्कैन दिस QR code and contribute to our channel Ignited Future. That's all. थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आपको तुरंत नई वीडियो आते ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि एग्जाम डेज चल रहे हैं और वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और नोटिफाई होने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। वहाँ पर आपको नोट्स और दूसरी अपडेट्स भी मिलती रहती है, साथ ही साथ ये वीडियो मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर देती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।